जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज आइए हमें दक्षिण भारत के चोल वंश को प्रारंभ करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम लोग प्राचीन काल से मध्य काल की ओर जा रहे हैं, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास को प्राचीन काल के शीर्षक के अंतर्गत जैसा कि लुसेंट में वर्णित है उसी के आधार पर देखा जा रहा है इसको। तो ध्यान रखिएगा कि हर्षवर्धन की मृत्यु मतलब 647 ईस्वी के बाद से जो काल चल रहा है भारतीय इतिहास में, ज्यादातर इतिहासकारों ने उसे मध्यकाल की संज्ञा दी है, जबकि भारत में 712 में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद ही इसे मध्यकालीन दौर माना जाता है। तो ऐसे तिथि क्रम के आधार पर इतिहास में विभाजन है। आइए हम चोल काल शुरू करते हैं। चोल वंश यह 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के बहुत बड़े भूभाग पर इसका शासन कायम हुआ। इससे पहले आपने पल्लव को देखा, तो पल्लव के ध्वंसावशेष पर ही चोलों ने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। तो ध्यान रखिएगा, संस्थापक इसके थे विजयालय और इनका कालखंड है 850 से 887 एडी और यह है पल्लव के ही सामंत थे। तो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि यह पल्लव के अधीन राजकीय कार्यों में उनका हाथ बटाते थे। और देखिए, इनकी राजधानी तंजाय या तंजुबर या तंजौर है, ध्यान में रखिएगा। और वास्तुकार इसके आर्किटेक्ट हैं कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन। ध्यान में रखिए, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन इसके वास्तुकार हैं, किसके? तंजाय या तंजुबर का। तो आप देखिए, यदि चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत पर यदि आप देख रहे हैं तो ये देखिए, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ चोलों का जो साम्राज्य है यह है कृष्णा नदी, आप इधर देख रहे हैं कृष्णा नदी, ये तुंगभद्रा नदी से लेकर कावेरी नदी तक के बीच का जो क्षेत्र है वह चोल साम्राज्य है। बाद में देखिएगा कि चोल चालुक्य संबंध हुए थे, तो जिसके कारण चोल ने दक्षिण भारत के बड़े भूभाग पर शासन किए। और यहाँ तंजावुर है और यहाँ गंगईकोंड चोलपुरम है, तो आगे इसको देखिएगा। और यहाँ कावेरी नदी है और ये तुंगभद्रा नदी और ये कृष्णा नदी, ये दक्षिण भारत की प्रमुखतम नदी है। और यहाँ मदुरई, ये पांड्य का क्षेत्र है। तो पांड्य, चोल और चालुक्य ये आपको 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के मानचित्र पर उभर कर आ रहे हैं और इन्हीं के बीच लगातार संघर्ष होता है। तो इसी की कहानी हम इस कक्षा में पढ़ेंगे। चोल वंश का संस्थापक विजयालय को माना जाता है। इसने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी, यद्यपि यह सामंत था पल्लवों का, लेकिन पल्लव से स्वतंत्र होने की कोशिश किया, पूर्णतः पल्लव से स्वतंत्र नहीं हो पाया था कि पल्लव के जो उत्तराधिकारी थे उसके अधीन ही माननीय था ये। लेकिन इसने स्वतंत्रता घोषित करते हुए नरकेसरी की उपाधि धारण की थी और तंजौर में निशुभ सूदनी का मंदिर बनवाया था और यह दुर्गा देवी को समर्पित है, इसको ध्यान में रखिए। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। तो इसी प्रकार आप जानिए विजयालय द्वारा स्थापित ये साम्राज्य है, जबकि अगर वास्तविक संस्थापक यदि पूछे तो आदित्य प्रथम को माना जाएगा। और इसने पल्लवों पर विजय प्राप्त कर कोदंडराम की उपाधि ग्रहण की। याद रखिएगा, कोदंडराम में यद्यपि भगवान श्री राम को कहा जाता है और जिसका कारण है कि कोदंड जो बोला जाता है वो धनुष को बोला जाता है। तो धनुष लेके राम भगवान चलते थे, इसीलिए उनका नाम कोदंड राम हुआ। तो उस समय कोदंड राम की उपाधि एक प्रसिद्ध उपाधि है जिसने आदित्य प्रथम ने जिसे धारण की थी पल्लवों के विजय के बाद। आपने अभी तक के संस्थापक विजयालय को देखा, उसके बाद आदित्य प्रथम ने पल्लवों का पूरा उन्मूलन किया था और कोदंड राम की उपाधि धारण की थी, ये जाना। अब तीसरे जो शासक हैं वो परांतक के को हम जानेंगे। तो इसमें देखिए, अगर चोल वंश के शासक को देखा जाए तो इसमें क्रम से अगर शासक हैं तो कुछ शासक का नाम दिया गया है जिससे प्रश्न बनते हैं। इसमें परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र, कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग तृतीय, फिर उसके बाद देखिए विक्रम चोल है और फिर राजेंद्र तृतीय, और संभवतः राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक हैं। तो प्रश्न आते हैं क्या कि संस्थापक तो विजयालय, अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जा सकता है तो आदित्य प्रथम और अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय।
चोल शासन को साम्राज्य में परिवर्तित करने का काम अगर देखा जाए तो परांतक प्रथम ने किया था। तो आप देखिए परांतक प्रथम के विषय में देखिए, पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण कर उसे चोल साम्राज्य में मिला लिया, जिसके कारण इसने उपाधि धारण की, मदुरई कोंड की उपाधि धारण की। मदुरई कोंड का मतलब हुआ कि मदुरा के विजय करने वाला मदुरई कोंड, तो ध्यान रखना है इसको। फिर देखिए, तकोल्लम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने प्रांतक को पराजित कर दिया। इस युद्ध में प्रांतक का लड़का राजादित्य मारा गया। ये भी ध्यान रखिए कि क्या हुआ था कि तकोल्लम का युद्ध यद्यपि परांतक प्रथम ने विस्तार करके अगर देखा जाए तो मदुरई को भी जीता और बहुत से क्षेत्रों को भी जीता, लेकिन पांडे के शासक या चेड़ के शासक ने श्रीलंका से गठबंधन कर, श्रीलंका के शासक से गठबंधन कर परांतक प्रथम को पराजित कर दिया तकोल्लम के युद्ध में, और राष्ट्रकूटों ने इसके उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया था। तो इसी युद्ध में हुआ। इसी युद्ध में परांतक का जो पुत्र था राजादित्य वो भी मारा गया। अब देखिए, अगर देखा जाए तो राजराज प्रथम आते हैं। परांतक के बाद जो प्रमुख शासक है राजराज प्रथम है। तो इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां के शासक जो महीप फिफ्थ को श्रीलंका के दक्षिणी भाग की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर श्रीलंका पर प्रश्न ये पूछे कि श्रीलंका पर पहली बार किसने आक्रमण किया था, तो पहली बार एलाड़ा ने आक्रमण किया था। इसी का नाम इलैयम भी है, आता है। श्रीलंका पर पहला अभियान करने वाला चोल शासक कौन था? एलाड़ा या इलैयम। और श्रीलंका पर सफल अभियान अगर देखा जाए तो किसका था? करिकाल का था। तो लेकिन ये दोनों जो है संगम युग के हैं। संगम युग का मतलब है 300 बीसी से 300 एडी तक के जो संगम साहित्य जब रचे गए तो उस समय के ये शाही चोल है। इनको रॉयल चोल कहा जाता है और ये मध्यकाल के 9वीं शताब्दी के चोल है। और मध्यकाल में पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण जो किया था राजराज प्रथम ने किया था और इसके बहुत से भाग को यह जीत लिया था। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के विजित प्रदेश में एक नए प्रांत की स्थापना की, जिसको क्या कहता है? मुम्माडी चोल मंडलम कहा जाता है। तो नया प्रांत वहां बना, उसको मुम्माडी चोल मंडलम कहा जाता है, जिसकी राजधानी पोलनरुवा थी। ध्यान रखना है, मुम्माडी चोल मंडलम श्रीलंका के विजित प्रदेश पर राजराज प्रथम द्वारा स्थापित राज्य का नाम है और उसकी राजधानी पोलनरुवा थी। तो ध्यान रखना है। और श्रीलंका विजय करने के बाद राजराज प्रथम ने मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की थी। मुम्माडी का मतलब होता है महान विजेता, यानी ग्रेट वॉरियर। इसी कारण उसने मुम्माडी चोल की उपाधि धारण की थी। आपने अभी तक देखा कि राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और मुम्माडी चोल मंडलम की स्थापना की और पोलनरुवा को राजधानी बनाया, तो अपने श्रीलंका के विजित प्रदेश पर। तो अब आगे देखिए, इनका कुछ वास्तुकला में योगदान है। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो शिव भगवान को समर्पित है। इसे ही बृहदेश्वर मंदिर कहा जाता है और इसे राजा रानी का मंदिर भी कहते हैं। और यह मंदिर द्रविड़ शैली का है। इसको ध्यान में रखिएगा, बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, राजा रानी का मंदिर तो एक ही चीज है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। और राजराज प्रथम शैव मतावलंबी था, ये भी ध्यान रखना है। और तंजौर में इस मंदिर के वास्तुकार, जो तंजौर के वास्तुकार हैं वही हैं। इनका नाम क्या है? कुंजर मल्लन राजराज पेरुथेच्चन। तो कुंजर मल्लन राजराज पेरुथेच्चन, एक दो बार आप बोलिएगा तो ये याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, राजेंद्र प्रथम, इनके पुत्र जो थे राजेंद्र प्रथम, वे चोल शासक बनते हैं, जो कि काफी योग्य चोल शासक हैं। तो चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था किसके काल में? राजेंद्र प्रथम के काल में। कहा जाता है कि चोलों ने पूरे श्रीलंका को विजित कर लिया था। राजेंद्र प्रथम ने पूरे श्रीलंका को विजित कर लिया और साउथ ईस्ट एशिया के भी बहुत से देशों को विजित कर लिया। यानी चोल का सबसे बड़ा साम्राज्य राजेंद्र प्रथम ने खड़ा किया था, जिसके कारण इन्हें दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो दक्षिण भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। तो आप जैसा कि जानते हैं कि भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त का, क्योंकि उन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। जैसा कि आप गुप्त वंश में देखे थे, उन्होंने 9 दक्षिण के राजा और 12 उत्तर के राजाओं को पराजित किया था
और उससे या तो प्रत्यक्ष शासन किया या फिर उससे कर लेकर उस राजा को छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे देखिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसी तरह आधुनिक भारत में आप पढ़िएगा पंजाब का नेपोलियन राजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। तो इस प्रकार आप नेपोलियन के विषय में जानते ही हैं। नेपोलियन जो फ्रांस का बहुत बड़ा शक्तिशाली अधिनायकवाद को कायम करना चाहता था, यानी सैन्य तंत्र को कायम करना चाहता था। अब आगे देखिए राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के पाल शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंड की उपाधि धारण की। गंगईकोंड की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम की स्थापना की। मतलब महिपाल जो पाल वंश के शासक थे, यानी बिहार क्षेत्र से संबंधित थे, तो उसे हराया था और गंगईकोंडचोल की उपाधि धारण की और गंगईकोंडचोलपुरम नामक एक शहर की भी स्थापना की। तो यहाँ देखिए कावेरी नदी के तट पर स्थित है गंगईकोंडचोलपुरम, और गंगईकोंडचोलपुरम के निकट ही चोल गंगम नामक एक विशाल तालाब भी बना है। यद्यपि उसे पता था कि ये बंगाल की खाड़ी को वो विजिट कर लिया इसी संदर्भ में, और अपनी नौसैनिक बेस को भी बढ़ा लिया, यानी नेवल बेस उसकी सबसे बड़ी हो गई, और गंगा के पवित्र जल को भी वो अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, इसका कहना है ये। राजेंद्र प्रथम को उत्तम चोल भी कहा जाता है। उत्तम चोल का मतलब यह जितने चोल शासक थे उसमें यह श्रेष्ठ शासक के रूप में जाने जाते हैं। इसे मुड़ी चोल भी कहा जाता है, मतलब राज मुकुट धारण करने वाला चोल, इसलिए इसको मुड़ी चोल भी कहते हैं। और महादंडनायक की भी यह उपाधि धारण किया था, मतलब ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, यानी महान प्रशासक के रूप में जो जाना जाता था, इसलिए इसे राजेंद्र प्रथम को महादंडनायक भी कहा जाता था। और इसे देखिए एक पंडित चोल भी कहा जाता है, मतलब उस समय के चोल काल में साहित्य में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और संभवतः कहा जाता है भारत में सबसे पहले छात्रों को छात्रवृत्ति देने की परंपरा राजेंद्र प्रथम ने ही प्रारंभ की थी, यानी स्कॉलरशिप देना, तो इसीलिए इसका नाम पंडित चोल कहलाता है। और देखिए आगे देखा जाए तो श्रीलंका को यह विजिट कर लिया और अगले 50 साल तक श्रीलंका चोल राज्य के ही अधीन रहा था। और देखिए कोलंबो में राजेंद्र प्रथम ने जीतकर, कोलंबो जो श्रीलंका की राजधानी थे, उसमें जीतकर अनुराधापुर नामक एक शहर भी बसाया था। और इसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया के बहुत से द्वीपों को भी वो विजिट किया, जिसमें देखिए जावा, सुमात्रा, मलाया, प्रायद्वीप को जीत लिया। और शैलेंद्र, जहां पर शासन किसका रहता था, शैलेंद्र शासक थे, यानी विजय साम्राज्य के शैलेंद्र वंशीय शासक को इसने हराया। और उसके बाद देखिए थाईलैंड और कंबोडिया पर अधिकार कर लिया और वहां के भी शासकों को कर देने के लिए बाध्य किया। तो यह राजेंद्र प्रथम की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, जिसको आपको ध्यान में रखना है, इससे प्रश्न आते हैं। आगे चल के देखिएगा कुलोत्तुंग ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका नरेश से कर दिया, और इस प्रकार श्रीलंका अब जो भारत के शासन में था, मतलब दक्षिण भारत के शासन में था, वह अब श्रीलंका स्वतंत्र हो गया। द्वितीय को प्रकेसरी एवं वीर राजेंद्र को राजकेसरी की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी मतलब इन्होंने ही प्राप्त किया था इसको, ये तथ्य जान लीजिए। और चोलों एवं पश्चिमी चालुक्य के बीच एक कदम शासक, यानी कर्नाटक और गोवा क्षेत्र के जो शासक थे, कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थता की भूमिका अपनाई थी। मतलब ऐसे शासन में युद्ध होना संभावित था, जिसके कारण देखा जाए तो जयकेश प्रथम के द्वारा मध्यस्थता की भूमिका अपनाई गई। अब आगे आइए कुलोत्तुंग प्रथम के विषय में देखिए, जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं को यहाँ पर दिया गया है। 72 व्यापारियों का एक शिष्टमंडल चीन भेजा और चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। कहीं कहीं 92 का भी शिष्टमंडल देता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला शासक देखिए विक्रम चोल, इसने भी 5 साल के लमसम में शासन किया था। तो इसमें इस काल में संभवतः शांति स्थापित थी। इसने अकाल एवं अभाव से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था, तो ये तथ्य ध्यान में रखिए। और कुलोत्तुंग द्वितीय चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंद राज की मंदिर मूर्ति को इसने समुद्र में फेंकवा दिया। यदि देखा जाए तो धार्मिक मामले में ये दोनों ही शासक असहिष्णु थे, मतलब सहिष्णुता नाम की चीज नहीं थी धर्म के मामले में। और वैष्णव और शैव की जो लड़ाई थी वो देखने को दिखाया जा रहा है यहाँ पर। और वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने इसे, यानी इस मूर्ति को पुनः निकलवा कर तिरुपति मंदिर में प्रतिष्ठित करवाया, तो ये भी तथ्य ध्यान रखिए।
महान शासक के चोल शासक का नाम आए तो उसमें कुलोत्तुंग तृतीय का भी नाम आता है। तो देखिए, विद्वानों का संरक्षक था एवं तमिल विद्वान कम्मन इसके दरबार में रहते थे। जैसा कि आपने पढ़ा है कि इन्होंने तमिल रामायण की रचना की थी, जिसे कम्मन रामायण भी कहा जाता था। अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हैं और अंतिम महान शासक कुलोत्तुंग तृतीय, जबकि राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक माने जाते हैं। देखिए, पांड्य शासक कुलशेखर ने इन्हें पराजित कर दिया था और इस प्रकार चोल वंश समाप्त हो गया। और उसी के अवशेष पर अगर देखा जाए, मतलब उन्हीं के क्षेत्र पर पांड्य, होयसाल, काकतीय और यादव जैसे वंश का उदय हुआ और यह घटना 12वीं शताब्दी में होती है। तो इस प्रकार आपने विभिन्न चोल शासकों से संदर्भ में कुछ जानकारियां इकट्ठी की जो कि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। अब अगली कक्षा में हम चोल प्रशासन और दक्षिण भारत में होने वाले प्रशासन का एक तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे, जो भी एग्जाम की दृष्टिकोण से यह भी महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।